हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को या आयनिक बॉन्ड जिसको हम कहते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था। एंड साथ ही साथ उसके रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम कोवलेंट बॉन्ड को स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आज हमने डिस्कस करना है कोवलेंट बॉन्ड। बेटा इफ यू रिमेंबर, हमने एक बात करी थी कि कोई भी केमिकल बॉन्ड आपका तभी बनता है जब एक एटम ये चाहे कि उसका एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन सके। अगर आपको याद होगा तो हमने कई सारे एटम्स के मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाए थे और आपको बताया था। जैसे कि एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए बेटा कि सोडियम है, राइट। अब इसका जो एटॉमिक नंबर वो तो 11 है, बट इसका जो मास नंबर है वो 23 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये नंबर देखकर हम बनाते हैं तो ये बन जाता है बेटा 2, 8 एंड 1। सो हर एक एटम अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये चाहता है कि उसका जो कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वो एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन जैसा हो जाए। अब नोबल गैस कन्फिग्रेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास सिर्फ एक शेल है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा शेल हैं तो आपके आउटरमोस्ट जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब उस 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए या तो ये आपके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर लेते हैं या तो वो आपस में शेयर कर लेते हैं। ट्रांसफर करने वाला जो बॉन्ड था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम शेयरिंग वाली बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल जरूर बताऊंगा दोनों की, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस जो है वो समझ में आ सके। तो जैसे बेटा यहाँ पे Na था और यहाँ पे बेटा 23 इसका मास नंबर है, 11 उसका एटॉमिक नंबर, 28 है बेटा, 28 1 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है और हम चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। उस तरह मेरे पास क्लोरीन है बेटा, 17 नंबर, 35.5 अगर हमारे पास मास नंबर है। इस केस में बेटा 17 को हम लिखते हैं दैट इज 287, 287। अब देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, ये सोडियम चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए इसके आउटरमोस्ट शेल में, और ये क्लोरीन भी चाहता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाए। यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन देना आसान है। और यहाँ पर क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स देने के बजाय उल्टा एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से ये आपका क्या बन जाए, एक आउटरमोस्ट शेल में मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाए। ऐसा करके क्या होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ पे +1 आ जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 आ जाता है। इनके बीच में बेटा एक एक पॉजिटिव चार्ज आयन है, एक नेगेटिव चार्ज आयन है। दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं जिसकी वजह से वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब बात यह है कि ये मॉलिक्यूल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इसलिए ये एक आयनिक बॉन्ड है। अच्छा, अब एक एग्जांपल में मुझे आप प्लीज देने की कोशिश करना बेटा। सपोज कर लो बेटा कि मेरे पास कार्बन है। अब जो कार्बन है उसका नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। अब इस कंडीशन के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि ये है बेटा 2 और 4, तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, 1H1 सिंपल, तो बेटा हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। ठीक है। अब मैं आपसे ना एक बहुत सिंपल सवाल पूछूंगा। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। व्हाट डू यू थिंक, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने चाहिए या 4 इलेक्ट्रॉन्स देने चाहिए? क्यों? थोड़ा अजीब लग रहा है ना बेटा ये सोचने में। बस यहीं पे आपको कोवलेंट बॉन्ड समझ आना शुरू होगा। क्या होता है बेटा कि जब हम कभी भी दो नॉन मेटल्स को आपस में मिलाते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं ना, तो हम दो जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनको हम आपस में मिलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन बेटा एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है। अगर मुझे इन दोनों को आपस में कंबाइन करना है तो वो कैसे कंबाइन होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जो कार्बन है ना बेटा, उसके आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। इसके पास क्या है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ना तो दे सकता है ना तो ले सकता है। अब इस हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअली क्या करता है कार्बन, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। ट्रांसफर नहीं कर रहा, शेयर कर रहा है। ये देखो क्या कर रहा है बेटा, आपका शेयर कर रहा है।
नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो अब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आप देख सकते हो बेटा कार्बन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, तो मतलब इसके अंदर स्टेबिलिटी आ गई है। अब उसी तरह हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस हाइड्रोजन के पास भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसका एक शेल होता है ना, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए होते हैं। तो ये हाइड्रोजन में भी बेटा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, इस हाइड्रोजन में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन है वो भी आपका सेटिस्फाई हो गया। तो ये क्या बना रहा है बेटा? वैसे तो हम इसको मीथेन कहते हैं, लिखने का तरीका है CH4। अब इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। और शेयरिंग करने की वजह से उन दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड क्रिएट हुआ है, जिसको कहा जाता है बेटा आपका कोवलेंट बॉन्ड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करता है दो डिफरेंट एटम्स के बीच में। और ज्यादातर जो कोवलेंट बॉन्ड्स आपके बनते हैं बेटा वो किस में बनते हैं? आपके नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है जी, मैं आपको अब इसके बारे में थोड़ा और समझाता हूँ। पहले हम इसकी बेटा एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए बेटा ये आपके पास एक डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? कहता ये है द केमिकल बॉन्ड that is formed between the two combining atoms by mutual sharing of one or more pair of electron। मतलब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा, आपका एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकते हैं दो एटम्स के बीच में। मतलब ये मैं तुम्हें एग्जांपल में बताना चाहता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे अब आप बोलोगे सर इसमें देखो 4 इलेक्ट्रॉन आपके शेयर हुए, बट बेटा अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ उसने शेयर किया है। अगर कोई चाहे तो वो एक ही एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, मतलब दो एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकते हैं, तीन तीन इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकते हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। वो उसके एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, मैं सब समझाऊंगा, बट मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझाना चाहता हूँ बेटा। सो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा कि जो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है वन या मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड का बेटा नाम देते हैं। एंड जो कंपाउंड फॉर्म होता है, जैसे कि CH4 हमारे पास एक कंपाउंड हो गया, उसको हम बोलते हैं बेटा अपना कोवलेंट कंपाउंड। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो बेटा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है एंड कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है। इसके बाद एक और स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बहुत सिंपल है बेटा। द मोलिक्यूल फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द कोवलेंट मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है बेटा, वो मॉलिक्यूल जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रहे उसको कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बेटा एक बात बता चुका हूँ कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करता है, और उनके बीच में बेटा क्या क्रिएट होता है? कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दो और अच्छी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास मान लेते हैं HCl है। ठीक है बेटा, अब इस HCl के अंदर बेटा ये क्या है? कंपाउंड है मेरा। अब जो हाइड्रोजन है उसके पास तो बेटा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूं तो उसके एटॉमिक शेल में कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे ना। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जब ये बेटा आपस में कंबाइन होते हैं तो ये बनता है बेटा H, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, फिर डॉट आएगा, फिर Cl 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए बेटा अगर मैं Cl की बात करूँ तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए, और एक स्टेबल कंपाउंड आपका बन रहा है। अच्छा, अगर मैं मॉलिक्यूल की जैसे बात कर रहा था बेटा, जैसे कि मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन है बड़ा अच्छा एग्जांपल है बेटा, क्लोरीन क्लोरीन के साथ ऑफ कोर्स। अब बोलेंगे सर ये कैसे? डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास बेटा क्लोरीन है, राइट? सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट? अच्छा, अब ये क्लोरीन है बेटा आपका, तो इसके अंदर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड ये बेटा 7। तो अब ये क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना ये जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है बेटा वो शेयर कर लेंगे। अच्छा, इससे होगा क्या? आप देख सकते हो बेटा कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और अगले वाले का 8। सिमिलरली बेटा इसका भी देख लो, कंप्लीट 8 हो रहे हैं आपके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि जब नॉन मेटल जो है ना बेटा, नॉन मेटल जो है वो आपस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से हमारे पास क्या है? कोवलेंट जो बॉन्ड है वो आपका क्रिएट होता है। अब देखिए बेटा बात यह है कि हमारे पास ना तीन तरह के, देयर आर
3 types of covalent bond BI. नंबर 1 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। मैं साथ साथ एग्जांपल भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। बेटा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जब किसी दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो, उसको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। मैं एग्जांपल देता हूँ। याद है आपको मीथेन का एग्जांपल दिया था। देखिए जैसे क्या था कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटरमोस्ट शेल के, और जो हाइड्रोजन था उसका एक एक था, लेकिन हर एक इंडिविजुअल हाइड्रोजन के साथ उसने एक एक ही इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया था। तो ऐसे कंडीशन में दो इलेक्ट्रॉन को मिलाकर एक बॉन्ड बनाया जाता है। मतलब जैसे ये देखो, ये हाइड्रोजन इसका लग गया, ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो बेटा जब दो एटम के बीच में सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो वो आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल है। अमोनिया NH3 जब हम देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं बेटा, हमारे पास दैट इज H, नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन के ना ऑटोमेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से आपके पास अमोनिया का एग्जांपल बन गया। HCl जो भी मैंने बताया था, H और Cl के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड आपका होता है। क्लोरीन Cl2, Cl और Cl के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड। मतलब दो इलेक्ट्रॉन का पेयर अगर है ना, हाइड्रोजन मान लो H और H, तो बेटा दो एटम्स के बीच में अगर दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन नहीं, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहा है, तो वो एक आपका क्या बनाएगा, जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपका क्रिएट कर देता है। दूसरा बेटा आता है हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब है कि दो एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होंगे। मतलब ये कि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे दो एटम के बीच में। एग्जांपल दूंगा तो आई थिंक वो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि मैं आपको दे रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल। अब जो कार्बन है बेटा, प्लीज समझना, फिर समझ में आएगा। जैसे कार्बन था, क्या था बेटा, वो 2 और 4 था ना। तो और जो ऑक्सीजन होती है बेटा, ऑक्सीजन दैट इज 8, और यहाँ पे क्या होता है आपका 16, वो होता है बेटा आपका 2 और 6, 2 और 6 होता है बेटा हमारे पास, राइट। अब ऑक्सीजन क्या करता है और कार्बन क्या करता है वो देखना। कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख रहा हूँ, उसके 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ रख रहा हूँ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए मैं क्रॉस यूज कर ले रहा हूँ। चलो 1 2 3 4, ये 5 और ये बेटा 6, ठीक है। 6 दिखाने ना, 6 दिखा दी क्रॉसेस। उस पर ऑक्सीजन यहाँ देखो, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ये दो एटम है, इन दो एटम के बीच में बेटा एक पेयर आपका ये बेटा आपस में शेयर हुआ, एक पेयर बेटा ये शेयर हुआ, तो यहाँ पर क्रिएट होगा डबल बॉन्ड। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी बेटा एक पेयर शेयर हुआ, यहाँ पे भी एक पेयर शेयर हुआ, तो इन दोनों के बीच में होगा डबल बॉन्ड। मतलब कहने का मतलब है कि ये ऐसा दिखेगा आपको। तो इस तरीके से बेटा आपका डबल बॉन्ड जो है वो समझा या देखा जाता है, राइट। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा डबल बॉन्ड का मतलब क्या है। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की, जो इसका तीसरा टाइप है बेटा आपका। जब हम ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि दो एटम के बीच में मतलब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो। मतलब एग्जांपल दूंगा तो बेस्ट तभी समझ में आता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास है N2, नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है ना बेटा, उसका नंबर 7 होता है, जिसकी वजह से वो बनता है 2 और 5। तो जब दो नाइट्रोजन आपस में मिलते हैं, पता क्या होता है, ध्यान से देखना। ये एक नाइट्रोजन है, तो 1 2 3, ये 4 और ये 5, और ये दूसरा नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन अगर ये आपस में पेयरिंग करें बेटा, ये अब देखो, एक पेयर का एक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपके मतलब एक के दूसरे के 3 इलेक्ट्रॉन्स से शेयरिंग हो रही है। तो दो एटम में अगर आपके पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब 3 बॉन्ड आपके क्रिएट होंगे। अब देखो बेटा, अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना बेटा आपके। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के भी, तो यहाँ पे क्रिएट होता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड।
ऐसे। सो आई होप आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया होगा कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं। जैसे कि सिंगल बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा शेयर होता है। अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करता हूँ तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ बेटा तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके शेयर होते हैं। क्लियर है? अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड का एक और एग्जांपल देखना है तो मैं आपको इथाइन एग्जांपल दे सकता हूँ इथाइन का। अब जो इथाइन है बेटा उसमें क्या होता है, पहली बात तो इसका फॉर्मूला होता है C2H2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए 2 कार्बन है बेटा इसमें, ये 2 कार्बन हो गए आपके यहाँ पर। ठीक है, कार्बन के बेटा 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 4। देखो इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो ये हो गया। अच्छा, अब ये जो 3 है वो इस कार्बन के 3 के साथ अपने बेटा बॉन्ड को क्रिएट कर लेगा। अब एक एक बच गया, वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बेटा अपने आप को पेयर अप कर लेता है। तो एक सिंगल बॉन्ड बन गया बेटा हाइड्रोजन के बीच में, और 3 आपके बॉन्ड बनते हैं बेटा 2 कार्बन के बीच में। मतलब कार्बन और इस कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। एंड हाइड्रोजन के साथ बेटा सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह से बेटा हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं C2H2 का। आई होप अब आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा कि इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है। अब हमने बात करनी है बेटा कोवेलेंसी। सो कोवेलेंसी ऑफ एन एटम क्या है? कोवेलेंसी ऑफ एटम का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शेयर्ड पेयर्स। मतलब ये याद है आपको मैंने क्या कहा था कि ऑक्सीजन के अंदर हमारे आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा शेयरिंग होंगी तब जाके उसके बेटा 8 बनते हैं। तो क्योंकि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है तो बेटा उसकी कोवेलेंसी 1 होगी। नाइट्रोजन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स बेटा चाहिए होते हैं, मतलब अगर आप शेयर करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स तभी बेटा वो क्या होंगे, मतलब आउटर मोशल में 8 होगा। उस तरह ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तभी वो बेटा आपका 8 बनेगा। कार्बन में तो 4 करने पड़ते हैं। तो यही बेटा इनकी क्या होती है, कोवेलेंसी होती है। अब बेटा हमने स्टडी करना है नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, देखना आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा बेटा मतलब क्या है। पहले डेफिनेशन देखते हैं। कहता है बेटा कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर when shared pair of electrons are equally distributed between the two atoms, no charge separation take place and the molecules is symmetrical and electrically neutral। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। डोंट वरी, एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए बेटा मेरे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। किसका बेटा? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पे, ठीक है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया। ये हाइड्रोजन है बेटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया। इन्होंने क्या किया, दोनों ने आपस में मिलकर एक बॉन्ड को क्रिएट कर लिया। अब बात पता क्या है बेटा, बात यह है क्योंकि ये दोनों एक जैसे एटम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेटा ये आपको लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती थी, याद है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का एग्जैक्टली सेम है। वैसे एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो 2.1 होती है, वो टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा बेटा, ठीक है। सो इनकी जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है बेटा हाइड्रोजन की, दोनों की एग्जैक्टली सेम है। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उतना ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ लाई करते हैं, सेंटर में लाई करते हैं। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करते हैं तो ना इस पे कोई चार्ज आता है ना तो इस पे कोई चार्ज आता है। क्यों? अब बोलोगे सर ऐसे चार्ज का मतलब क्या होगा? देखिए बेटा, अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा हो ना, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। क्यों? क्योंकि यार आपको भी पता है बेटा ये एटम है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, राइट। वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। किसी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने स्टडी किया था ना, बस वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ का बेटा जो न्यूक्लियस है यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ का जो न्यूक्लियस है यहाँ की तरफ खींचेगा, बट दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीचों बीच रहेगा, इसको कुछ नहीं होने वाला। अगर मान लो किसी वजह से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती और एक की कम होती, मान लो इसकी ज्यादा होती और इसकी कम होती, मान लो मैंने ये बॉन्ड क्रिएट किया एक ए एंड बी का, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी की कम है, तो बेटा ये ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये सिमेट्रिकल नहीं रहा, अब ये एसिमेट्रिकल हो गया। मतलब
इस साइड अगर नेगेटिव चार्ज, इस साइड अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना बेटा, तो इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर हुआ है तो इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बेटा। तो जब ये न्यूट्रल होता है, अभी इनमें कोई चार्ज नहीं है, तो बेटा ये नॉन पोलर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट की वजह से एक स्लाइटली पॉजिटिव और एक स्लाइटली नेगेटिव बन जाता है बेटा। इनको पोलर मतलब कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कहा जाता है बेटा। तो अभी तो हम नॉन पोलर स्टडी कर रहे हैं ना, अभी मैं उसी के बारे में बात करता हूँ, अभी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इसको लेकर, मैं सिंपल ही समझाता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि जो मेरे को होता है कि एक बार में सारा समझा दूं, बट आई नो स्टेप बाय स्टेप आराम से बताता हूँ। सो देखिए बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। उसी तरह अगर हम मान लीजिए अच्छा, वैसे मैं आपको एक बार बता दूं कि जो सेम सेम आपके होते हैं ना, सेम सेम का मतलब क्या हुआ कि जैसे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, मतलब एक जैसे अगर आपके पास एटम है, उनमें जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दोनों का एक जैसा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, तो बेटा उस कंडीशन में मैंने हमेशा ये देखा है कि वो ना इलेक्ट्रॉन को वो इधर खींच पाता, ना ये नाइट्रोजन उधर खींच पाएगा, ये बीचों बीच रहेगा। तो इनमें बेटा ना कोई पॉजिटिव होता है ना कोई नेगेटिव होता है, तो ये क्या होते हैं बेटा, नॉन पोलर कंपाउंड्स कहे जाते हैं, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। और बेटा एक बात और बताऊं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है एग्जैक्टली बीच में होते हैं, क्योंकि ये स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव नहीं होता, इसी वजह से जब हम उसको किसी चीज के अंदर घोलते हैं ना, तो वो आयंस उनके मतलब आयंस नहीं बन पाते, ठीक है। जो पर्टिकुलर कंपाउंड के स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव होता है ना, जब हम उसको सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो टूटकर प्रॉपर्ली आयंस बन जाते हैं, उनको आयनाइजेशन कहा जाता है। चलो वो छोड़ दो, अभी आप सिंपल ये समझो कि मेरे पास दो एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, इलेक्ट्रॉन को कोई अपनी तरफ खींच नहीं सकता, सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ना एक स्लाइटली पॉजिटिव बनता है ना एक स्लाइटली नेगेटिव बनता है, इसलिए जब इसको सोल्यूशन में डालेंगे तो ये टूटकर आयंस नहीं बनेंगे। सिंपल सी बात, ये समझो। सो बेटा अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मुझे बेसिकली कई स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, क्या हमेशा सेम जो आपके मतलब एटम्स होंगे उनके बीच में ही मतलब हमेशा आपका नॉन पोलर बनता है? तो आंसर ऐसा नहीं है बेटा कि डिफरेंट एटम्स के बीच में भी आपका नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बन जाता है, बट बशर्ते बात यह कि या तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेटा जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। दैट इज कार्बन, दैट इज टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, कार्बन बीच में होता है, क्लोरीन एक यहाँ है, क्लोरीन एक यहाँ है, क्लोरीन एक यहाँ है, क्लोरीन एक यहाँ है, तो इनमें बेटा इतनी ज्यादा सिमेट्री होती है। और दूसरी बात, कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इन पर भी इलेक्ट्रॉन की सेपरेशन नहीं होती, ना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाता है ना ये कार्बन की तरफ जाता है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। इस पे भी नेट चार्ज मतलब ये भी क्या होता है कि न्यूट्रल आपका कंपाउंड होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल आपको दूं तो मेरे पास मिथेन का एग्जांपल है, CH4 मिथेन का एग्जांपल है। अच्छा, इसमें पता क्या होता है बेटा, जैसे कि जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे 2.5 है, हाइड्रोजन की मैं बता चुका हूँ कि 2.1 होती है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है ना, तो मतलब इसका कुछ इस तरह से बेटा आपका स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा मैं आपको दिखाने के लिए बता देता हूँ, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है बेटा। तो इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से, दूसरा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में अगर डिफरेंस देखो तो 0.4 का डिफरेंस है, तो ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर साइड में नहीं होते, मतलब वो सेंटर में अभी भी बीच में रहते हैं, तो जिसकी वजह से अभी भी ये नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स ही कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा दिया हुआ है इसके बारे में, तो ये देखिए कहता है द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द डिसिमिलर एटम, मतलब एक जैसा एटम ना हो, कैन बी नॉन पोलर, बट कब, जब उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत ही स्मॉल हो, और दूसरा इसका जो स्ट्रक्चर है वो परमिट करता है शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट इक्वली द लिंक्ड एटम, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है आपका, ठीक है। वो अलाउ करता है शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को कि जितने भी एटम्स है वो इक्वली बेटा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, दस द मॉलिक्यूल्स बिकम्स क्या, सिमेट्रिकल। फॉर एग्जाम्पल मिथेन का मैं बता चुका हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड का एग्जाम्पल भी मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या हो आपकी बहुत कम हो, दूसरा उसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो कि जितने भी जो मतलब जितने भी एटम्स हैं, जितने भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको बेटा बराबर बराबर सब अपनी तरफ खींच सकें ताकि एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बन सके। तो उस कंडीशन में बेटा
हमारे पास डिफरेंट एटम होने के बावजूद भी एक नॉन पोलर कंपाउंड बन सकता है। अब बात आती है सर कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड फिर क्या हुआ। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था। देखिए बेटा, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास हाइड्रोजन की, या मैं बात करता हूँ बेटा क्लोरीन की। सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के अंदर मुझे क्या देखने को मिलता है बेटा कि जो हाइड्रोजन है उसकी जो नेगेटिविटी है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 2.1 होती है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा वो लगभग 3 के बराबर होती है। सो ऐसे कंडीशन के अंदर बेटा अब इनमें जो डिफरेंस है, अगर आप देख सकते हो, वो 0.9 का डिफरेंस आपके पास बन रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये जो क्लोरीन है ना, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। क्योंकि ये अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब इस तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर एक एरो लगाना पड़ेगा। बेटा एरो एक्चुअली यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन ना क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए हैं बेटा, तो ये स्लाइटली बन जाता है नेगेटिव। इसको पार्शियल बोलते हैं बेटा। तो मैं आप डेल्टा, वैसे इसका वर्ड नाम है डेल्टा। डेल्टा नेगेटिव मतलब इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसमें स्लाइटली बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसी तरह बेटा पानी, वाटर, वाटर के अंदर भी होता है। पता देखो, जो हमारे पास पानी क्या है, वो ऐसे होता है ना बेटा, दिस वन इज वाटर। अब जो ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो जिसकी वजह से ये स्लाइटली नेगेटिव और ये दोनों आपके बेटा स्लाइटली पॉजिटिव बन जाते हैं। समझ में आ गया बेटा। एमोनिया जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, NH3 वाला, NH3 वाला एग्जांपल दिया था ना, तो इसमें बेटा ये है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होने की वजह से ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ये स्लाइटली नेगेटिव और ये बेटा आपके स्लाइटली पॉजिटिव बन जाते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि देखो, अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम के बीच में लगभग जीरो ही है या बहुत कम है, तो आपके नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। बेटा पोलर एंड नॉन पोलर का मतलब ये होता है कि इसमें दो पोल्स बन रहे हैं। इसमें देखो क्या बन रहा है, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल बन रहा है, इसलिए पोलर कोवलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर मतलब कोई पोल्स नहीं बन रहे, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम में जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा बेटा शिफ्ट करता है टू दैट एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। प्लीज इस बात को समझो। अब ये बात आ जाती है डेफिनेशन की। तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर सेड टू बी पोलर व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर not at equal distance between the two atoms. This results in the development of the fractional positive and negative charges on them. दे आयनाइज इन वाटर। क्यों, मैंने एग्जांपल दी बताया था ना आपको बेटा, क्योंकि अब ये स्लाइटली पॉजिटिव और ये स्लाइटली नेगेटिव है ना, जैसे इसको मैं सोल्यूशन के अंदर डालूंगा ना, ये एकदम से बेटा टूट जाएगा, जिसकी वजह से आपको मिल जाता है बेटा H पॉजिटिव आयन एंड O2 नेगेटिव आयन भी आपको बेटा आसानी से मिल जाता है। मतलब ये कि ये स्प्लिट होके क्या बन जाते हैं, प्रॉपरली आयंस बन जाते हैं। इस प्रोसेस को आयनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, आयनाइजेशन इसी को ही कहा जाता है। सोल्यूशन में डाला, सोल्यूशन में डालते ही बेटा ये आपके ब्रेक होकर प्रॉपर आपके दो डिफरेंट डिफरेंट आयंस बन जाएंगे। इसी प्रोसेस को आयनाइजेशन कहते हैं। उसमें नहीं हो पाता था क्योंकि वो स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव था नहीं आपका वो। अब बेटा बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट नोट की, जो भी हमने जितना भी पढ़ा ना बेटा उसका क्रक्स पॉइंट है जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो ये बेटा देखो कि more the electronegativity difference between the two atoms form a bond, more is the polar nature of the molecule। मैं बता दिया बेटा, मोर पोलर नेचर का मतलब क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ जाएगा वो उतना ही स्ट्रांगली नेगेटिव और दूसरा वाला उतना ही स्ट्रांगली पॉजिटिव बन जाएगा, तो वो मोर उसका जो है नेचर वो पोलर नेचर हो जाएगा। अगर तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो नॉन पोलर रहेगा। अगर स्लाइटली डिफरेंट बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो पोलर हो जाएगा। बट अगर बेटा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा, तो वो आयनिक होता है। क्योंकि बेटा जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, डिफरेंस होगा दो के बीच में, तो बेटा वो तो इलेक्ट्रॉन को मतलब खींच लेगा। तो इन दैट केस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तब वो क्या बन जाता है, एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है। प्लीज बहुत अच्छी बात बोलिए यहाँ पे। अगर तो मेरे पास दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं, तो नॉन पोलर। या बहुत कम डिफरेंस है बेटा, 0.1 0.2 0.4 इतने का डिफरेंस है, तब तो बेटा वो हमारे पोलर है। वो पता है जो हमने पहले किया था ना, जो नॉन पोलर था,
उसमें मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक तो बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए, दूसरा उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए कि जितने भी एटम्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ बेटा अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को, सेंटर पोजीशन को शिफ्ट ही नहीं कर पाते। तो ये दोनों बातें उसमें वैलिड होती हैं। इसमें क्या है कि इसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एज सच नहीं मिलता आपको। और दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है दो एटम के बीच में, जिसकी वजह से आपके नॉन पोलर बन जाते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, जैसे कि आपको मैंने सीजियम फ्लोराइड के बारे में बताया था, सीजियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है, जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो उस केस में तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ही लेगा, सो देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें आपका आयनिक जो है कंपाउंड वो क्रिएट होगा। ठीक है, समझो इस बात को, डिफरेंस को समझो। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में बेटा एक पॉजिटिव पोल होता है, एक आपका नेगेटिव पोल होता है, क्योंकि दो पोल्स है इसलिए उसको डाईपोल मॉलिक्यूल क्या देते हैं बेटा। ठीक है जी, तो मॉलिक्यूल दैट हैज बोथ स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, उसको हम डाईपोल मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का क्या होता है, कब हम कहेंगे बेटा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर वाइज ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हम पता लग जाता है ये नॉन पोलर है कि ये पोलर है बेटा आपका। एंड जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा तो कैसे बेटा आयनिक कहा जाएगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टडी कर लिया है कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में, एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।